वेलकम टू द चैनल हर्ष डिको। क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ, आप एक रात को सो गए और सुबह उठ के आपने देखा कि अब आप जिस देश में रहते हैं वो आपका देश है ही नहीं, आप किसी और देश में हैं। बहुत शॉकिंग लग रहा होगा सुन के, बट ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये रियल में हुआ था। किसके साथ? द पीपल ऑफ तिब्बत। How China conquered the Tibet and now what are people doing? So आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि तिब्बत चाइना के अंदर कैसे गया और उसके ऊपर क्या बीती, चाइना ने क्या क्या किया, हम लोग आज वही जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये बात है 17th सेंचुरी की, जब बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ था। धीरे धीरे बुद्धिज़्म तिब्बत की ओर बढ़ते गया और वहाँ पे लोग उसको फॉलो करते रहे। और धीरे धीरे वो जो बुद्धिज़्म जो तिब्बत में था वो नॉर्मल बुद्धिज़्म से पूरा अलग था, क्योंकि तिब्बतिन बुद्धिज़्म में एक टीचर होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। लाइक उसमें एक लामास का सिस्टम होता है, लामास। सो बहुत सारे लामास होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट लामा होते हैं दलाई लामा। उसमें बहुत सारे लामा होते हैं, लाइक पांचिंग लामा, दलाई लामा एंड एक्सेट्रा। सो इन 17th सेंचुरी तिब्बतन बुद्धिज़्म इमर्ज इन द एरिया ऑफ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत तिब्बत में आता था। सो आफ्टर इट इन 2040 AD मंगोल इन्वेडेड। चेंगिस खान को सब लोग जानते होंगे, हु वांट्स टू क्रिएट ह्यूज डायनेस्टी। तो उसने उसको इन्वेड कर लिया, बट इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाया। बाद में धीरे धीरे चेंगिस खान के डेथ के बाद उसका डायनेस्टी कोलैप्स हो गया। फिर 1720 में किंग डायनेस्टी आया, जो एक चाइनीज डायनेस्टी थी जिसने तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1912 में व्हेन किंग डायनेस्टी ब्रोक द चाइना फॉर्म। जब चाइना फॉर्म हुआ तब तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। उसका खुद की गवर्नमेंट, खुद का पासपोर्ट, खुद का करेंसी से उसने अपने आप को एक कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री उसने अपने आप को घोषित कर दिया। बट चाइना तिब्बत को अपना मानता था। जब नया चाइना बना तो तब पार्टीज़ थी, तो बहुत सारी पार्टीज़ थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोगों को मानते थे कि तिब्बत को अपने में लाएंगे, बट तिब्बत अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता रहा। फिर 1940 में जब बात कुछ बढ़ गई तो यूनाइटेड किंगडम्स ने बोला कि हम लोग एक शिमला कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जो शिमला में हुआ था। तो उसमें बात हुआ, तो उसमें यूके और तिब्बत तो मान गया, बट चाइना बोला था कि नहीं, तिब्बत मेरा है, पुरानी डायनेस्टी भी हमारा था, अभी भी हमारा रहेगा। चाइना नहीं माना। फिर तिब्बत 1912 से लेके 1949 तक पीसफुली था, कोई उसको परेशान नहीं किया, वो नॉर्मली अपना अच्छे से था। बट इन 1950 माओ ज़ेडोंग केम, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। वो आए दिन तिब्बत को धमकी देते रहते थे कि बॉम्ब फोड़ देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तब भी तिब्बत नहीं माना। वो धमकी देते रहे, बट तिब्बत नहीं माना। देन ऑन 16 सितंबर 1950 चाइनीज़ प्रेसिडेंट माओ ज़ेडोंग ने तिब्बतीन प्रेसिडेंट दलाई लामा को चाइना में इनवाइट किया फॉर सम मीटिंग, बट तिब्बत ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको लगा इतने सारे धमकी देने के बाद कोई पीसफुली कैसे किसी को बुला सकता है। सो तिब्बत रिजेक्टेड इट। बट आफ्टर ऑन 7 अक्टूबर 1950 माओ ज़ेडोंग अटैक्ड ऑन मैनी विलेज इन तिब्बत जो बॉर्डर के अराउंड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला
उन्होंने इतने प्यार से दलाई लामा को बुलाया चाइना में, बट दलाई लामा नहीं आए, सो उन्होंने अटैक कर दिया। फिर दलाई लामा ये बात लेके यूएन यूनाइटेड नेशंस में पहुँचे और बोले कि चाइना अटैक कर रहा है। फिर यूएन ने कंडेम किया कि चाइना गलत कर रहा है और चाइना को रुकने के लिए बोला। फिर चाइना तो चाइना है, वो नहीं रुका और उसने शर्त रखा वो तभी रुकेगा जब चाइना का दिया हुआ एक ट्रीटी तिब्बत साइन करेगा, जो है 17th पॉइंट एग्रीमेंट। फिर वॉर रुका और 1951 में दलाई लामा ने 17th पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। और 17th पॉइंट एग्रीमेंट ये कहता था कि तिब्बत एक ऑटोनॉमी रहेगा, मतलब कि वो चाइना का पार्ट रहेगा, बट दलाई लामा उसको कंट्रोल करेंगे। और सेकंड पॉइंट था कि कोई भी बुद्धिस्ट टेम्पल मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं किए जाएंगे। थर्ड था कि दलाई लामा को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा जाएगा, कोई भी पीपल को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। और फोर्थ था कि रिलीजन का रिस्पेक्ट किया जाएगा। सुनने में तो अच्छा था और चाइना ने सब कुछ दिनों तक फॉलो भी किया, बट धीरे धीरे तिब्बत के बहुत सारे पार्ट में रेवोल्यूशन चालू हुआ। मतलब कि लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि चाइना से अलग करो, हमें ऑटोनॉमी स्टेट नहीं बनना है, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है। और नॉर्थ में सब चलता रहा। फिर प्रोटेस्ट चलते रहे बहुत सारे। चाइना को लगा कि तिब्बत चाइना से अलग हो जाएगा। फिर 8 साल बाद चाइना ने तिब्बत को 10 मार्च 1959 को तिब्बत के दलाई लामा को चाइना में चाइनीज़ शो दिखाने के लिए बुलाए थे। पर एक शर्त थी कि बिना बॉडीगार्ड के आना था। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब है, क्योंकि कोई कभी भी कहीं जाता है कोई बड़ा पर्सन तो बॉडीगार्ड लेके जाता है अपने सिक्योरिटी के लिए। बट चाइना ने बोला कि हम पूरे सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, इसलिए आपको बॉडीगार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बात पूरे तिब्बत में फैल गई और बहुत सारे तिब्बतन्स दलाई लामा के पैलेस के बाहर आके बैठ गए और दलाई लामा को मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, ये कुछ ना कुछ खतरा है, चाइना आपको किडनैप कर लेगा या फिर आपको मार देगा। फिर धीरे धीरे चाइना को लगा कि ये लोग दलाई लामा को नहीं आने दे रहे। फिर चाइनीज़ आर्मी फिर से तिब्बत के अंदर गई और आसपास के गांव में अटैक करने लगी। फिर दलाई लामा ने 17 मार्च 1959 को अपना वेश बदलकर कैसे करके पैलेस से निकल गए और उन्हें पता था कि अब चाइनीज़ आर्मी तिब्बत पे हमला करने वाली है। सो चाइना की जगह पे ना जाकर वो तिब्बत से भागकर इंडिया आने के लिए निकले और वो तिब्बत के घने जंगलों में निकले गए, भूटान पहुँचे। फिर 31 मार्च 1959 को वो इंडिया पहुँचे और पीएम नेहरू को एक लेटर लिखे, जिससे पीएम नेहरू ने उन्हें रेफ्यूजीज़ के तौर पे अंदर लाया और उन्हें असाइलम दिया गया। फिर चाइना ने पूरे तिब्बत पे हमला कर दिया। बट द मेन क्वेश्चन इज, अब तिब्बत का क्या हुआ? फिर दलाई लामा के इंडिया आ जाने के बाद चाइना ने पूरे तिब्बत पे हमला कर दिया। बहुत सारे तिब्बतन मारे गए और बहुत सारे इंडिया में आ गए असाइलम लेके, रेफ्यूजीज़ लेकर। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे तिब्बतन्स मारे गए और चाइना ने तिब्बत का पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लिया। और अभी चाइना तिब्बत को एक ऑटोनॉमी कहता है, बट रियलिटी में उसको पूरा फुल कंट्रोल लिया हुआ है। और अभी
दलाई 14th दलाई लामा इंडिया के धर्मशाला में रहते हैं। और धर्मशाला एक छोटा सा तिब्बतन हब है जो लाइक आप उसको मिनी तिब्बत भी कह सकते हैं। वहाँ से अपने कंट्री कम्युनिटी को चलाते हैं। अभी वो 90 के हो चुके हैं और उन्हें नया दलाई लामा चाहिए। सो वो कह रहे हैं कि पुराना सब रीति रिवाज तोड़ के क्यों ना हम वोटिंग कराएं, जो भी न्यू मेथड है उससे हम लोग नया दलाई लामा फाइंड करें। और अभी भी बहुत सारे तिब्बतन्स इंडिया में रहते हैं, उन्हें आज तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। वो रेफ्यूज़ी लेकर आए थे, असाइलम लेकर आए थे और उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली। तो कोई भी बहुत सारे जॉब नहीं कर सकते। इंडिया के बहुत सारे जॉब है और लाइक इंडिया ने तो उन्हें हेल्प कर दिया, बट अभी भी उनके हार्ट में बहुत दर्द है कि वो अपने कंट्री में नहीं रहते, वो किसी और के कंट्री में रहते हैं। उन्हें अपना कंट्री चाहिए। बट क्या बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उसके बाद? हाँ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए 2008 में, 2011 में कि तिब्बत को फ्री कराओ। बट अब चाइना तो चाइना है, सारे प्रोटेस्ट को बंद करवा दिया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया और अभी तिब्बत को अपने अंडर में रखा हुआ है। That's for today. Thanks for watching the video. If you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe the video and share it to your friends so that they could came to know how Tibet has faced the struggle. And if you want to know how we have lost our curiosity, so don't forget to watch this video, this one. Thanks for watching.